सो हेलो एवरीवन, हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ ऑडिट, जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये जो चैप्टर है, मैं बोलूँगा ऑडिट का मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल सही सुना, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। और मैं बोल रहा हूँ अगर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो दो चीज़ों को देख के कर रहा हूँ। एक मार्क्स वाइज, जो कि चांसेस है कि हो सकता है कि आपका अटेम्प्ट में ही 15 मार्क्स का आ जाए, और एक डिफिकल्टी वाइज, वो भी इसकी डिफिकल्टी बहुत हाई है। क्यों डिफिकल्टी है? क्योंकि इस पे बहुत सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। आप देख सकते हो, ये सब कुछ आपको कवर करना है, और इन सब के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स और बनते हैं। जैसे कि मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क ही एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे चैप्टर बन सकता है। तो आप, ये चैप्टर बहुत बड़ा, बहुत लेंदी चैप्टर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ो। चैप्टर बड़ा है, चैप्टर लेंदी है, तो अगर आप इसको छोड़ दोगे, बहुत सारे बच्चे चैप्टर नंबर 3 छोड़ देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो अगर आपके अटेम्प्ट में 15 मार्क्स में आया, तो 15 मार्क्स का पेपर तो आपको याद ही नहीं होगा। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि एक क्वेश्चन है पूरा उसमें थर्ड चैप्टर का, नहीं, वो अलग अलग क्वेश्चन में बटे हुए रहेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया ना, तो हर क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन तो आपको बनेगा ही नहीं। तो बेवकूफ़ी होगी इस चैप्टर को छोड़ना, क्योंकि मैं आधे घंटे में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसे लर्न करना है, कहाँ से लर्न करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हम लोग इस चैप्टर का रिविजन स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और सबसे डिफिकल्ट भी। और इसकी जो डीपनेस है, इसके जो टॉपिक्स हैं, वो इसको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर का, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम हर एक टॉपिक में जाएंगे, उसको समझेंगे, कैसे लर्न करना है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद उस चैप्टर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिट रिस्क के बारे में। ऑडिट रिस्क एक बहुत, मतलब थोड़ा सा इतना लेंदी भी नहीं है, पर कंसेप्चुअल टॉपिक है। इस पर एमसीक्यू आ सकता है, और इवन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। इस चैप्टर को आपको करना है, मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ वो कर लिया तो आपका पूरा 100% कवर हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे RAP। RAP क्या होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इनके बारे में, मटेरियलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऐसे 320 में कहा गया है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट देखेंगे। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। एक बार बात करेंगे ऑडिट रिस्क में, और एक बार बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल के बारे में बहुत डिटेल में, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सारे कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल्स के बारे में बहुत डिस्कशन है आगे। तो अगर फर्स्ट टॉपिक में आपको लगे ऑडिट रिस्क में कम बात हुई, तो आगे जाके बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर से इंटरनल कंट्रोल के बारे में ही हम लोग बात करेंगे आगे। फिर आता है एक टॉपिक, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे लर्न करना है, और सितंबर में अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। सो उसके बाद आता है टाइप ऑफ, ये सब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद आखिरी में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे करके हम चैप्टर खत्म करेंगे। मैं आपको बताते जाऊंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवाइज करना है। आप लोगों को वैसे ही पढ़ना है, वैसे रिवाइज करना है, और 15 नंबर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि है ऑडिट रिस्क। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करो, और मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात पे बस ध्यान दो। ऑडिट रिस्क मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा, जो कि मॉड्यूल में दिया हुआ है, और हमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल में सब कुछ दिया हुआ है अच्छे से। वो डायग्राम है, पेज नंबर ये रहा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो सब लोग, सब लोग का ध्यान इधर, ध्यान से मेरी बात सुनो। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिट रिस्क। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क बना है दो चीजों से मिलकर, मैं समझाऊंगा बाद में ऑडिट रिस्क क्या होता है। पहले ये समझो, वो बना है दो चीजों से मिलकर। ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और डिटेक्शन रिस्क। ROMM किन चीजों से बना है? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क कैसे कैसे हो सकता है? एक सैम्पलिंग रिस्क हो सकता है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। समझ में आई? ऑडिट रिस्क हम समझेंगे। ऑडिट रिस्क के दो टाइप है। पहला टाइप ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा टाइप डिटेक्शन रिस्क। ROMM के दो टाइप, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क के दो टाइप, सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग। अभी क्या है, ये टेबल पूरी मैं आपके दिमाग में बैठाऊंगा, इसको लेके एक न्यूमेरिकल करेंगे, और ये टॉपिक डन हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा नोट्स का रेफरेंस लूंगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना, और ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑडिट रिस्क के बारे में। ऑडिट रिस्क क्या है?
ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। इसका मतलब जब रियलिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड रहेंगे, मतलब रियलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, पर आपने रिपोर्ट जब करी, ऑडिट रिपोर्ट साइन करी, तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या बताया हुआ है? ऑडिट रिपोर्ट में आपने ये बताया कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती थी, आपने बताया गलती नहीं है, ये वो ऑडिट रिस्क। पर अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही थे, आपने ऑडिट रिपोर्ट में मिस्टेक बता दी कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड, आपने ऑडिट रिपोर्ट में ये बता दिया, तो फिर ये ऑडिट रिस्क के उसमें स्कोप में नहीं आता। तो मैंने क्या बोला, ऑडिट रिस्क के बारे में अपन बात कर रहे हैं, दो केस देखे, उसमें से एक केस होता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क कौन सा केस होता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे मिसस्टेटेड हो और ऑडिटर हम जब रिपोर्ट साइन करें उसमें लिख दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं है, गलती थी, रिपोर्ट में हमने गलती नहीं बताई, ये होता है ऑडिट रिस्क। तो इसके जो चांसेस है वो होता है हमारा ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क आपने समझा, जो मेन बीच में जो टर्म लिखी हुई थी उसके दो डाइवर्जन थे, याद करने की कोशिश करो। यहाँ पे रोम लिखा हुआ था, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, इसके दो डाइवर्जन थे, ध्यान रखो, एक था इनहेरेंट रिस्क, एक था कंट्रोल रिस्क। याद आ रहा है? हमने अभी वो डायग्राम दिखा था, उसमें ये बताया था। तो हमने ये देखा ऑडिट रिस्क क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे इनहेरेंट रिस्क क्या होता है और कंट्रोल रिस्क क्या होता है। उन दोनों को अगर मिला दे तो बन जाता है रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा ये वाला साइड का डायग्राम खत्म हो जाएगा। सो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांस क्वेश्चन है। सो मैंने बोला सबसे पहले एक एंटिटी है, मान लो हम कैडबरी ले रहे हैं, कैडबरी बनाती है चॉकलेट, हम लोग बनाते हैं चॉकलेट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हम लोग अगर 100 चॉकलेट बनाते हैं ना, तो उसमें चांस है कि 50 चॉकलेट्स हम गलत, हमसे 50 चॉकलेट्स में मिस्टेक हो जाती है बनाने में। मतलब ये मिस्टेक कौन सी मिस्टेक है? मान लो हमने कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं, मान लो कैमरा है, एम्प्लॉय है चेक करने के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिस्टेक्स को रोकती है, वो सारी चीजें हटा दो। जितनी भी चीजें हमारी मिस स्टेटमेंट्स या गलतियां होने से रोकती है, उन चीजों को हटा दो। और उनके बाद जो मैक्सिमम गलतियां हम कर सकते हैं वो होती है 50 गलतियां, और इन गलतियों को हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा इनहेरेंट रिस्क। तो हम कौन सी गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं? जो गलतियां हम सारे हमारे कंट्रोल से अगर हटा दें, तो फिर हमसे जो गलतियां होंगी वो होगा हमारा इनहेरेंट रिस्क। अब हम क्या करते हैं, इन इनहेरेंट रिस्क की जो गलतियां हैं उनको रोकने के लिए कुछ कंट्रोल्स लगाते हैं, कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या करते हैं, इन जो मिस्टेक्स हमसे हो सकती है डेली बेसिस पे, आपको पता है कि एक जैसे कैडबरी है, तो वहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है? आपकी चॉकलेट गिर सकती है, एम्प्लॉय चोरी कर सकते हैं, या फिर इन्वेंटरी का आप मिसस्टेटमेंट कर सकते हैं। हम गलतियां पहले देखेंगे क्या क्या गलतियां होती है, उसके ऊपर फिर हम इंटरनल कंट्रोल्स लगाएंगे जिससे हमारी गलतियां कम हो। अगर मैं बोलूं कि ये जो 50 मिसस्टेटमेंट है, अगर हम इंटरनल कंट्रोल्स लगा देते हैं तो फिर हमारी सिर्फ 20 गलतियां बच जाती। 30 गलतियां तो हम फैक्ट्री के अंदर ही निपटा लेते हैं, मतलब किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो गलतियां बची हुई है, इसके बाद भी कुछ मिस्टेक्स बच गई, 50 मिस्टेक्स, वैसे अगर हमने कंट्रोल्स लगाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कंट्रोल्स लगाने का, कि हम ये 50 के 50 ही गलतियां ढूंढ लें। अगर आप कोई भी किसी को भी रख रहे हो कि भाई जा चेक कर कोई भी चीज, तो आप 50 के 50 गलतियां निकालने का ट्राई करोगे, पर हम 50 के 50 गलतियां नहीं पकड़ पाते, हम पकड़ पाते सिर्फ 30 गलतियां, और 20 गलतियां रह जाती हैं। तो ये जो गलतियां बचने का रिस्क है वो होता है, आप लोग देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में मैंने यही बात करी, ये होता है इनहेरेंट रिस्क। सारे कंट्रोल्स हटा दो, उसके बाद जो मिस्टेक बची इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल्स लगा दो, कंट्रोल्स लगाने के बाद जो चीजें बची वो होता है कंट्रोल रिस्क। आगे बात समझ में, फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में गलती हुई, सारे कंट्रोल्स हटाने के बाद इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल्स लगा दिए गलतियां रोकने के लिए, फिर भी कुछ गलतियां बच गई, कंट्रोल रिस्क। अब यहाँ पे हमारे ऑडिटर भैया आएंगे, ऑडिट चालू करेंगे, ऑडिटर यहाँ पे आएगा और अपना ऑडिट स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या करेगा, इन गलतियों पे ध्यान देगा, गलतियों को चेक करेगा, गलतियों को रेक्टिफाई करेगा, ये भाई ये गलती हो गई है, ऐसी ऐसी मिस्टेक हो गई है। तो नाउ ऑडिटर विल बिगिन हिज ऑडिट। ऑडिटर ने ऑडिट चालू करा, ऑडिट में उसने कुछ मिस्टेक ढूंढी, मान लो 20 में से उसने 15 मिस्टेक ढूंढ ली, कि भाई 15 मिस्टेक तो हो गई, 15 मिस्टेक माइनस करो, बचता है 5। 5 गलतियां फिर भी बच गई। याद आया रीजनेबल अश्योरेंस क्यों देते हैं हम लोग? हम लोग 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि चांसेस है कि ऑडिट जब ऑडिट कर ले कंप्लीट ऑडिटर, उसके बाद भी कुछ मिसस्टेटमेंट बच जाए। ये मिसस्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ये होता है डिटेक्शन रिस्क। तो हमने 3 टाइप के रिस्क के बारे में बात करी। इनहेरेंट रिस्क, फैक्ट्री में हमने फैक्ट्री चालू करी, फैक्ट्री में सारे कंट्रोल्स हटा दिए, कंट्रोल्स हटाने के बाद जो मिस्टेक्स बची वो होती है इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल्स लगा दिए, कंट्रोल्स लगाने के बाद भी कुछ मिस्टेक बच जाती है, वो होती है कंट्रोल रिस्क। और अब हम ये हमारी एंटिटीज की जो मैनेजमेंट का काम था खत्म हो गया, ऑडिटर ऑडिट करेगा, कंट्रोल रिस्क में जितनी स्टेटमेंट बची ऑडिटर उनको ढूंढेगा, और मान लो 20 स्टेटमेंट थी,
उसमें से 15 ही मिल पाई, 5 नहीं मिल पाई, तो जो गलतियां बच रही ऑडिट के बाद भी उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क उधर साइड था, ऑडिट रिस्क के अपन वापस डायग्राम देखेंगे समझ जाओगे। तो ये जो है इसमें बात करी गई है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब एक और बात, जो हमारा रोम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये हमारा होता है ऑडिटर के आने से पहले। इसका मतलब होता है कि हमारी एंटिटी से क्या गलती हुई है, मैनेजमेंट से क्या गलती हुई है। यहाँ पे ऑडिटर की गलती नहीं है, ऑडिटर की गलती है और डिटेक्शन रिस्क में पता चलेगी। पर जो रोम है वो बना हुआ है किससे, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क से, कि हमारे एंटिटी में कंट्रोल लगाने के बाद भी कितनी मिस्टेक हमसे बच रही है, वो होता है रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद इन एंटिटी। तो अगर आपको बोले रोम कैलकुलेट करो, तो इसका जो परसेंटेज रहेगा इंटरनल का और कंट्रोल रिस्क का जो वो रहेगा परसेंटेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और आपको बोलूं ऑडिट रिस्क फाइंड करना है, तो सबसे ऊपर वाली हमारी टर्म थी, तो ऑडिट रिस्क कैसे फाइंड करोगे, इंटरनल रिस्क सॉरी मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ऑडिट रिस्क आ जाएगा। अब ये जैसे मैंने बताया इंटरनल रिस्क और कंट्रोल रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क भी हो जाएगा ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला। ऐसे कोई बड़े भारी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ परसेंटेज दिया होगा, मल्टीप्लाई करना है, एमसीक्यू में आ सकता है और आप मार्क्स ले सकते हो। तो कंसेप्चुअल पूरी बात थी और यही सब है। ऑडिट रिस्क के बारे में हमने पढ़ा, कंट्रोल रिस्क के बारे में हमने पढ़ा, डिटेक्शन रिस्क के बारे में हमने पढ़ा। डिटेक्शन रिस्क का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक सैम्पलिंग रिस्क, एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क। इसके बारे में मॉड्यूल में सीधी सीधी 2 लाइन दिखी है, मैं आपको बता दूंगा, वो 2 लाइन पढ़नी है और कुछ भी नहीं। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, आपने सैंपल लिया फिर भी कुछ में स्टेटमेंट बच गए, सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, आपने सैंपल नहीं लिया, बिना सैंपल लिए आप चीजों को चेक कर रहे हैं, बहुत सारी मेथड्स होती है, आप बिना सैंपल लिए चेक कर रहे हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो गई, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। बस इसको लिखना कैसे है हम देखेंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को 2 कमेंट करने हैं, एक ही कमेंट में दोनों आंसर दे देना। पहला आपको रोम फाइंड करना है, दूसरा आपको ऑडिट रिस्क फाइंड करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका सही है। इनहेरेंट रिस्क दिया हुआ है, कंट्रोल रिस्क दिया हुआ है, डिटेक्शन रिस्क दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और ऑडिट रिस्क। ये दोनों चीजें क्या होती है, फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया, रिवाइंड करके देख सकते हो, भूल गए हो तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में लिख दो रोम क्या है और ऑडिट रिस्क क्या है। आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल की तरफ जाते हैं हम अपन। तो हमारी मॉड्यूल में ये सब दिया हुआ रहेगा, ऑब्वियसली होगी मॉड्यूल से ही पढ़ते हैं हम। ये रही हमारी मॉड्यूल। पहला टॉपिक था हमारा मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क एंड वेरिएबल्स अफेक्टिंग इट। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑडिट रिस्क के बारे में और हमारा डायग्राम था, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा इनहेरेंट रिस्क, ये हमारा कंट्रोल रिस्क, ये हमारा डिटेक्शन रिस्क, ये हमारा सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ये हमारा ऑडिट रिस्क, ये हमारा डायग्राम। ध्यान से मेरी बात को सुनो। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल हटाने के बाद जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उनको हटाने के बाद जो मिस्टेक निकली। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल लगाने के बाद जो मिस्टेक निकली। डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर के चेक करने के बाद जो मिस्टेक निकली। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, इन दोनों का वो। और डिटेक्शन रिस्क कैसे कैसे हो सकता है, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। रोम मिल जाता है, डिटेक्शन रिस्क मिल जाता है, बन जाता है ऑडिट रिस्क। पूरा कंसेप्ट दिमाग में गया, नहीं गया तो वापस देख सकते हो, मैंने सही पूरा सही से समझाया, बिल्कुल मतलब मजा आ जाएंगे सही से समझ लिया तो। ये पूरा मतलब पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी, सिर्फ मॉड्यूल से रीड करो, मॉड्यूल के कुछ वर्ड्स देखो और खत्म। इतना डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ऑडिट का, अगर आपको वो इजी हो गया ना तो पूरा ऑडिट फिर हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला बताया, रो मल्टीप्लाई डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन वीडियो है, रेगुलर वीडियो नहीं। आप कर सकते हो, क्वेश्चन है, आंसर है, सब कुछ दिया हुआ है, ये जरूर करना, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में। आपको पता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 चीज से बनता है, इंटरनल रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ये सब होता है फॉर्म के अंदर। मैंने ऊपर समझाया, समझ में आया। इंटरनल रिस्क, कंट्रोल रिस्क बन गया ROM, रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। रोम क्या होता है वो मैंने पढ़ा है। उसके ऑब्जेक्टिव्स में आपको 2 मेन पॉइंट है और उसके अंदर कुछ डिटेल्स दी हुई है, ये आपको लर्न करना है, एग्जाम में 4 मार्कर में आपको देखने को मिल सकता है। उसका आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होता है, यहाँ पे अब हम ऑडिटर की साइड पे जा रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी गेन्ड अ लिटिल नॉलेज अबाउट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इन चैप्टर 2। मैंने ये टॉपिक चैप्टर 2 में भी कवर करा है, तो अगर आपको अच्छे से नहीं आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, RAP आपको समझना है, तो आप इसके पीछे वाला वीडियो, चैप्टर 2 वाला वीडियो जाओ, देखो, समझो, आओ। आपको मिल जाएगा इंट्रो, उसके बाद व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, क्या क्या चीजें हम करते हैं। 3 चीज होती है, इंक्वायरी करना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इनके बारे में फिर हमको डिटेल में दिया हुआ है। आपको सबके बारे में मॉड्यूल से रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है ताकि एग्जाम के टाइम पे हम वही चीज लर्न करें, बस
इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब हम करते हैं तो हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना है। उसके बाद आता है हमारा SA 320, ऊपर था ये 31 SA 315, जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया वो SA 315 था। अब आता है SA 320, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। अब ये जो है वो आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट रिवीजन सेशन है, जिसमें हम चैप्टर 4 कवर करेंगे, उसके स्टार्टिंग में। उसमें हम बहुत सारे एसेस ले रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग ही हमने SA 320 से करी। क्या है व्यूज उस चैप्टर उस वीडियो पे मिलने चाहिए। तो अगर आपको ये देखना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जाओ देखो, उसमें मटेरियलिटी मैंने समझा दिया है, तो आप वो वाले उसमें मटेरियलिटी समझ सकते हैं। पर ये आप उसी चैप्टर के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अभी आगे बढ़ सकते हो, चैप्टर 3 खत्म कर सकते हो। जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो हमारे सारे एस के साथ हम ये वाला एस ले लेंगे, तो इसको भी स्किप कर दो मटेरियलिटी वाले पार्ट को। ये हम चैप्टर 4 के साथ हमारा SA 320 आपको चैप्टर 4 में मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया। अब हम 315 ऐसे मैं आपको बताता हूँ। इसमें अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। कोई भी अगर आपको ऑडिटर को कुछ भी प्रोसीजर करना है, सबसे पहली चीज आप करोगे ना ऑडिटिंग के स्टार्ट में, वो आप करोगे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। एंटिटी को समझोगे, कैसी एंटिटी, क्या लॉज लगते हैं, क्या रेगुलेशन लगते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके एनवायरमेंट को समझेंगे। यही पहला पॉइंट है। रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरीज, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिल्कुल ईजी है। जाओ उसको रीड करो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। 5 पॉइंट दिए हुए हैं, हर पॉइंट में को ऐसा लर्न करो कि उसके बारे में आप 3 लाइन लिख सको। 3 लाइन हर पॉइंट के बारे में। मैं नहीं समझा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, पर बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। बहुत ईजी लैंग्वेज में, कितने एम्प्लॉयज हमको जाने चाहिए, किन एक्सपर्ट्स को कहाँ भेजना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए एफिशिएंट रहेगा, किन टाइमिंग्स पे भेजना चाहिए। बेसिक बात करिए, चैप्टर 2 से रिलेटेड भी है, तो मेरी बात को समझो, जाओ उसको रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। हर उसके ऊपर 3 पॉइंट लर्न करने, टिंग टिंग टिंग, 3 पॉइंट लर्न करे आगे बढ़ो, 3 पॉइंट लर्न करे आगे बढ़ो। वो पार्ट आपका हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, व्हाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में छोटी सी चीज दी हुई, रीड करना जरूर, MCQ बन सकता है। उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी बहुत इजी चीज है, सिर्फ रीड करने वाली चीज है, इसमें भी कुछ लर्न करने जैसा नहीं। ये रीड करने के बाद ये इलस्ट्रेशन 4, 5 और 6 आप सॉल्व करना, आपको आ जाएगा। उसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल बताया था, सबसे पहली चीज पढ़ी थी इंटरनल कंट्रोल। अब उसको पढ़ेंगे डिटेल में एज पर SA 315। हम लोग अब उसके बारे में रीड करेंगे। डेफिनेशन सब देख लिया हमने, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ रीड कर लिया। उसके बाद आप आ जाओ सीधे बेनिफिट्स पे। वो होता क्या है, ऊपर रीड करना, उसके बाद आपको बेनिफिट 3 मार्क्स में आ सकते हैं, एज इट इज लिखना है, एज इट इज बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को क्यों अंडरस्टैंड करना है, सीधी सी बात है, आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर गया, उसने देखा कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, चेक करने के लिए कि मिसस्टेटमेंट ना हो। अब ऑडिटर का क्या रहता है, रोज का काम रहता है, इस उधर जाना उधर जाना, उसको पता है कि अगर ये इन्होंने चीज अप्लाई कर रखी है तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। उस एंटिटी के को लगता होगा कि भाई हमने तो बहुत हमारी तरफ से 100% दे दिया, इंटरनल कंट्रोल है, अब सब खत्म, अब कोई मिस्टेक निकलेगी नहीं। और ऑडिटर जानता है कहाँ कहाँ मिस्टेक निकल सकती है। तो यही बेनिफिट है अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल। कैसे इंटरनल कंट्रोल उनको अंडरस्टैंड करो, उस हिसाब से आप उनसे ज्यादा उनका वो यूज ले पाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल सही साट है, तो यहाँ पे अपने को ऑडिट अपना जो रिस्क होता है वो पहले से बहुत कम हो जाएगा। पर कहीं पे अगर जो हमारा इंटरनल कंट्रोल से सही साट लगे हुए नहीं है, तो वहाँ पे हमको ज्यादा चीजें चेक करनी पड़ेगी, वहाँ पे रिस्क ऑफ मतलब स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। फॉर्मूला याद है ना, IR into CR। अगर IR बढ़ गया तो रोम भी बढ़ जाएगा, सीधी सी बात। और रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट बढ़ गया फिर तो घंटी बज के कट रहेगी, टंग टंग टंग। ऑडिटर को भी अपना चेकिंग का वो बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिमिटेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीधे 4 मार्क में सीधे। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बहुत ईजी है। मैं इसका एक निमोनिक दे देता हूँ आपको लर्न करने के लिए कि इसको कैसे लर्न करते हैं। इसका जो निमोनिक है वो है हाई कोर्ट जज लाइक समोसा। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, हाई कोर्ट जज लाइक्स समोसा, इसका निमोनिक है। आप लोग बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। सबसे पहले जो हमारा निमोनिक आता है वो, जो हमारा हाई कोर्ट जज है वो हमारा आ जाता है ये हाई कोर्ट जज। एल से आ जाता है लेक लाइक्स। समोसे से आ जाता है स्मॉल एंटिटी। क्या क्या हो गया, एच से क्या बताया था, एच से था हमारा, सॉरी ये जे नहीं है ये एच है, ये हाई कोर्ट। उसके बाद जे से हमारा जजमेंट आ जाता है, हाई कोर्ट जज लाइक्स समोसा। इससे ज्यादा याद रखना भी नहीं है।
हाई कोर्ट जज लाइक समोसा, कोई भी पूछे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हाई कोर्ट जज लाइक समोसा। 4 पॉइंट हो गए, इतना ही लिखना है, इतने ही मार्क्स का लिख दिया, 4 मार्क्स मिल गए, अपना काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 7 देखो, 8 देखो, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम क्या क्या चीजें, अब मैंने इतनी डिटेल में बताया नहीं इंटरनल कंट्रोल के बारे में कि होता क्या क्या है इसमें, यही तो देखना है। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब आप खुद ही अगर बोल रहे हो कि भाई मैं तो आज ऑफिस 9 की बजे 10:30 बजे स्टार्ट करूंगा, अगर आप ऐसा करोगे ना तो एम्प्लॉयज 11 बजे आएंगे। कंट्रोल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। प्रिंसिपल याद है स्कूल का कैसे हमेशा स्ट्रिक्ट रहता था, हो सकता है उनको स्ट्रिक्ट, मतलब हो सकता है अंदर से बंदा इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो, फिर भी रहना पड़ता था, क्यों? अगर मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा तो ही सब स्ट्रिक्ट रहेंगे, मैं अगर मजे में रहने लग गया तो सब लोग तो फिर रहने ही दो। तो ये होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। ऐसे ही 5 चीजें हैं। और लास्ट में आता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, ये लास्ट में ही लिखना है आपको। सारे कंट्रोल्स हम देखेंगे, उसके बाद लास्ट में होता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो इसको कुछ, इसका फॉर्मेट आपको चेंज नहीं करना है, इसी फॉर्मेट में लर्न करना है, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में दिया होगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल हमने देखे, कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आरईपी कैसे है हम चेक करेंगे, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसा, कम्युनिकेशंस कैसी है, कंट्रोल एक्टिविटीज कैसे हो रही है, और उनको फिर मॉनिटर कैसे कर रहे हैं कंट्रोल्स को, ये पांचों चीजें देखेंगे। अब हर चीज के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपकी ड्यूटी है कि 4 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट सबके बारे में लर्न करो। 4 पॉइंट इस पे से दिए हुए हैं ये प्रॉपर, बहुत इजी है। मैनेजमेंट फिलोसफी, पार्टिसिपेशन बाय दोस्त, चार्जेस, गवर्नेंस, ऊपर वाले जो लोग हैं, ऊपर वाले कौन, ऊपर वाले भगवान नहीं, ऊपर वाले कौन, दोस्त, चार्जेस, गवर्नेंस, जिनके पास पावर रहती है चीजों को गवर्न करने की, टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त, चार्जेस, गवर्नेंस पढ़ा होगा आपने ऑडिट में। वो ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। जब एक जिसकी दुकानदार रहता है वो अपनी दुकान में ज्यादा बैठता है, सब जितने भी उसके एम्प्लॉयज रहते हैं, नौकर रहते हैं, उनसे सही से कम्युनिकेट करता है, चीजों को व्यवहार बनाता है, सही चलती है ना। सेम बात है, स्ट्रक्चर क्या है, और बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, बीएसटी से लिया हुई बात है। ये देखना है, ये रहे आपके 4 पॉइंट सेकंड पॉइंट के, ये रहे चार आपके 4 पॉइंट तीसरे पॉइंट के। 4 पॉइंट इसमें से आपको ढूंढने हैं, यहाँ से यहाँ तक रीड करो कौन से 4 पॉइंट आ सकते हैं, और 3 पॉइंट लग रहे तो 3 पॉइंट लर्न कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मॉनिटरिंग में से भी सेम चीज करो, ऐसे 5 चीज, पांचों चीज पे क्वेश्चन बन सकता है, सब कुछ लर्न करो। और फिर ये सिर्फ रीडिंग वाली पॉइंट है, इनको रीड करो, रीड करो, रीड करो, रीड करो, रीड करो, रीड मत करो, लर्न करो। ये है ना इंपॉर्टेंट बात, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं नहीं नहीं, हाँ। अब मेरे भाई ध्यान से बात को सुनो, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। भाई एक कस्टमर होता है जो कि भले 10 रुपए का सामान खरीदता है, एक कस्टमर होता है जो कि हमेशा लाख रुपए का ऑर्डर देता है। दोनों को भी बराबर ट्रीट मत कर लेना, भले वो लोग कैसे भी हो, दोनों को बराबर ट्रीट मत कर लेना। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा ध्यान देंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर कम ध्यान देंगे। सो ऐसा क्यों बोला मैंने, इसका रीजन है फ्रॉड ऑस्कर। फ्रॉड ऑस्कर ये क्या होता है, ये होता है फ्रॉड मतलब पहला पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हो गए 6 पॉइंट। ये वो चीजें हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको। होता है ना भाई कि किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, फ्रॉड वाली चीजें, रिलेटेड पार्टी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाली चीजें, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। ये रहा हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड। और फिर हमारा बनता है ऑस्कर, ये ऑस्कर का सी ये रहा, ऑस्कर का एस ये रहा, एक और पॉइंट होगा ये रहा, ये ऑस्कर का ये ओ रहा, ओ एस सी हमारा बचता है ए, ये ऑस्कर का ए रहा, और रिलेटेड पार्टी हमारा एक और पॉइंट रहा, कौन सा, ये रिलेटेड पार्टी। फ्रॉड ऑस्कर ओ एस सी आर, 4 5 6 पॉइंट हो गए, इतना पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट बहुत चांसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी चीजें जिनको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देना पड़ता है, स्पेशल ध्यान की जरूरत होती है ना किसी लोगों को, ये वही है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट एंड नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, बहुत सारी चीजें जो होती है हम डेली नहीं करते हैं, नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो हम डेली बेसिस पे नहीं करते हैं। जैसे गुड्स परचेज करना तो थोड़े टाइम में चलता रहता है, फिर मान लो आपने रिलेटेड पार्टी से कुछ कर लिया, या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ चेंज आ गया, या फिर जैसे जीएसटी में कुछ चेंज आ गया, तो ऐसी चीजें नॉन रूटीन है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। वैसे जीएसटी का चेंज एक इवेंट होता है, ट्रांजेक्शन नहीं होता, वो मिस्टेक वो नहीं होगा, इसका एग्जांपल मिस्टेक हो सकता है। सो ये रहे इसके 4 पॉइंट्स,
ये भी चारों लर्न करना है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स, ऐसी चीजें जहाँ पे जजमेंट है। डेप्रिसिएशन की मेथड याद है ना दोनों, जजमेंट है ना कौन सी लगानी है, वही बात बोल रहा हूँ मैं। फीफो लगाओगे एवरेज मेथड लगाओगे, जजमेंट है ना, वही बोल रहा हूँ मैं। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, वरना किसको पता कौन पास कौन फेल। अब इवेल्युएट कैसे करोगे, ये दिया हुआ है आगे, पहले उसके बेनिफिट देखो, चार इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, उसके आ जाओ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल की मेथड्स। इंकी पॉइंकी पॉइंकी पू, 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स देखो, वही सिंपल सी फिर बात, 4 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट, हर चीज के बारे में 4 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट है तो तीन ही लर्न कर लेना, वरना 4 पॉइंट सबके बारे में बहुत ईजी है। चेकलिस्ट क्या होता है सबको पता है, क्वेश्चन क्या होता है सबको पता है, गूगल फॉर्म देखा है ना भाइयों। यही सब बातें होती हैं। फ्लो चार्ट, सबको पता है फ्लो चार्ट क्या होता है, पर सबको पता है, पर सबको, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको लिखते आता है, पता जरूर है पर लिख नहीं सकते। लॉ के सितंबर के अटेंड पेपर में आया था कि डेफिनेशन की डेफिनेशन लिखो, पता सबको डेफिनेशन क्या होती है, पर लिख कोई नहीं पाता। सेम बात है, फ्लो चार्ट आपको भले पता होगा, आप लिख नहीं पाओगे जब तक आप इसको रीड नहीं करते, जब तक आप इसमें से वो पॉइंट्स नहीं लिखते जो लिखने के नंबर मिलेंगे। वरना आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा, आपको पता है हाँ फ्लो चार्ट क्या होता है, ये यही आएगा, बोलेंगे 3 मार्क्स में बता दो, आप बहुत खुश हो जाओगे, पर जब लिखने की बारी आएगी ना, एक वर्ड नहीं लिख पाओगे, बिलीव में एक वर्ड नहीं लिख पाओगे। उसके लिए बहुत जरूरी है जो इजी चीजें हैं उनको भी पढ़ना, वरना जो इजी है ना उसको भी हम नहीं लिख पाते। डेफिनेशन की डेफिनेशन नहीं लिख पाया कोई भी, किसी को पता ही नहीं था लिखना क्या डेफिनेशन की डेफिनेशन। तो इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी हमको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटी पता चलेगी, या कोई मिस स्टेटमेंट है तो पता चलेंगे, ये भी रीड करना है आपको, पूरा पैरा सिर्फ रीडेबल है। फिर आता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ आजकल ऑटोमेटेड हो चुकी है, जो कि खुद से वर्क कर रही है, बहुत सारी चीज़ों में एम्प्लॉयज़ का इंटरवेंशन नहीं है, मैनुअल काम नहीं हो रहा है, तो हम पढ़ेंगे कि वो सब चीज़ें कौन कौन सी होती है, इससे क्या क्या फायदा, सबसे पहले पॉइंट, 4 पॉइंट लर्न करो। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के की फीचर्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये भी बेसिक सी बातें हैं, ये तो लर्न करने वाली भी नहीं है, सिर्फ रीड करो, आपको सब आता है। ये जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है ना, बेसिक्स, इसमें बेसिक साइंस वाली बात करी गई है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्यों यूज करते हैं, क्या क्या रहता है, बस ये बात है, ये मतलब एग्जाम में आ भी गया तो खुद से लिख दो, इसमें दिक्कत नहीं है कि लिखने में, तो टेंशन मत लो। रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सॉफ्ट सिस्टम, अब भाई आईटी सिस्टम यूज करने से क्या क्या दिक्कत आ सकती है, इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेस ऑफ डेटा, इनएक्यूरेट हो सकता है, सीधी सी बात है, अनऑथराइज बंदा को एक्सेस कर सकता है, डायरेक्ट डेटा चेंज, कुछ किसी ने डेटा चेंज कर दिया, एक्सेसिव एक्सेस, प्रिविलेज एक्सेस, लेक ऑफ एडिक्वेट सेक्रेशन ऑफ ड्यूटीज, लॉस ऑफ डेटा, सीधी सी बात है भाई, 3 4 पॉइंट से ज्यादा तो पूछ नहीं सकते, तो 3 4 पॉइंट तो बेसिक वाले सब में आ ही जाते हैं, तो बहुत ईजी है। तो उनका इम्पैक्ट क्या है, तीनों इम्पैक्ट के बारे में ये आ सकता है 3 मार्क। राइट द इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क, 3 पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से याद करना है। उसके बाद ये यही है मेन चीज, वो जो ऊपर बताई वो, और ये इनमें से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, साइड डिपेंडेंट कंट्रोल्स, सबके बारे में सिर्फ आपको सब पढ़ना है, समझ जाओगे, पढ़ना है समझ जाओगे, बहुत ईजी चीज है, कुछ भी नहीं। बस फिर उनके बारे में वो बसेस दे रखा है, जनरल आईटी वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स, पढ़ते जाओगे समझते जाओगे। कोई भी मिस्टेक कोई भी दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन करो, पूछो, मैं क्लास लेके बता दूंगा, पर रीड तो आपको ही करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटेड, यहाँ पे दोनों की बात करी गई, समझते हो ना, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, एक है मैनुअल वर्सेस एक है ऑटोमेटेड। मैनुअल में ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं आता, समझ रहे हो ना, ऑटोमेटेड क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा। मैनुअल एलिमेंट फिर ऑटोमेटेड एलिमेंट्स, बस मैंने जो बताया वही है, इसको पढ़ना है, देखना है और वही समझना है। डेटा एनालिसिस फॉर ऑडिट, इसमें आगे आगे इंपॉर्टेंट चीज, डिजिटल ऑडिट क्या होता है, इसको रीड करना है, बिल्कुल नॉर्मली रीड करने वाली बात है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इसको भी रीड करो, बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, जो ईजी चीजें मैं नहीं समझा रहा, जो डिफिकल्ट है उस पर टाइम दे रहा हूँ। अब ये है इंपॉर्टेंट, May 24 में इस पे क्वेश्चन आया था, सीधा क्वेश्चन आया था, या तो ये नहीं तो ये सेक्शन, दोनों सेक्शन थे सेम, दोनों सेक्शन डायरेक्ट पूछ लिए थे, डिफाइन सेक्शन 134 सब सेक्शन 5, सीधा क्वेश्चन, सीधा ये लिखो, नंबर ले जाओ, सीधी बात है।
कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सीधा क्वेश्चन सीधे लिखो, मार्क्स ले जाओ। ये 4 सेक्शन दिए हुए हैं, चारों सेक्शन बिल्कुल रट जाने चाहिए। बहुत ज्यादा चांस है। मई में आया था, सितंबर में नहीं आया। तो आपको पता है आपका कौन सा अटेम्प्ट है, तो समझ जाओ बात। सेक्शन दिया हुआ है, लॉ पढ़ा हुआ है आपने, कैसे पढ़ना है सब आप जानते हो, कैसे अंडरस्टैंड करना सब आप जानते हो। पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, बहुत ईजी है, समझ जाओगे खुद से। नहीं समझ आया, मैं बैठा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, मेरा नंबर है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मुझसे पूछो। नहीं समझ में आया तो चैप्टर पूरा नहीं आता पूरा पूछ लो, आपको वन ऑन वन पूरा 5 घंटे बैठ के पढ़ा दूंगा। पर पढ़ना आपको है, दिक्कत सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिक्कत लाना, प्रॉब्लम लाना, डाउट लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, कोई भी रिस्क है उसको डॉक्यूमेंट करो, बेसिक सी बात है, सिर्फ रीड करो। एसेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग, ऑडिट फाइंडिंग को रिपोर्ट एसेस करो, रिपोर्ट करो, बेसिक सी बात रीड करो, ऑडिटर्स रीड करो। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल रीड करो, बेसिक बात है, बेसिक बात है, बेसिक बात है। टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये भी रीड करो, रीड करो। यहाँ पे फिर बहुत वो वाला टाइप आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे पेजेस बस लिखे हुए हैं, छोड़ना नहीं है। एमसीक्यू भी आ गया ना, और 2 नंबर से फेल हो गए ना ऑडिट, तो यही चीज होगी जो फेल करेगी, इनमें से क्वेश्चन बनेगा ऊपर जो फेल कर सकता है आपको। तो पास होना है ना, पास होना मतलब कि आपने 6 महीने बचाने ना जिंदगी के। 6 महीने बचाना मतलब, एक सीए की 12 लाख सैलरी होती है, 6 महीने बचाना मतलब 6 लाख रुपए बचा लिया आपने। तो ये पेज अगर रीड नहीं करोगे तो हो सकता है 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। तो चॉइस आपकी है, रीड करना, नहीं समझ आया पूछना, पर रीड जरूर करना, लर्न मत करना, रीड कर लेना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छे से रीड करना है, एग्जाम्पल से केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। फिर सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर, इनको बिल्कुल लर्न करना है, ऐसे कि लिख पाओ। ये हमारा था एवेल्यूटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये थी हमारी बात। ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, कोई भी रिस्क है ऑडिटर को कैसे रिस्पॉन्स करेगा, हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे और सब्सटेंशियल प्रोसीजर करेंगे। सब्सटेंशियल प्रोसीजर 2 टाइप के, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या चीज चेक करेंगे, ट्रांजैक्शन और बैलेंस। ये बिल्कुल सही वो दिया हुआ है फ्लो चार्ट समझने के लिए, समझ रहे हो बात को। ऑडिटर इसको कैसे वो करता है, असेस रिस्पॉन्स कैसे देता है, उसको 2 टाइप में बांटा गया है, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जो कंट्रोल्स उनका टेस्ट, और एक तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करते हैं। वो होते हैं 2 टाइप के, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर। ये तो आपको पता है एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, रेशो, वो करते हैं ना रेशो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा का रेशो, और बहुत सारी चीजें करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अभी पढ़ा है, वही है। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन देखते हैं और बैलेंसेस चेक करते हैं। ये चीजें सॉल्व करो, केस स्टडी सॉल्व करो, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, केस स्टडी छोड़ दी मतलब दिक्कत आ गई भाई। अब आ गई समरी, वैसे तो मैंने चैप्टर की समरी दी है, तो एक बार चेक कर लो भाई क्या क्या पढ़ा है। ऑडिट रिस्क पढ़ा है, आरओएमएम पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, कंट्रोल रिस्क पढ़ा है, डिटेक्शन रिस्क पढ़ा है, जजमेंट सब पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये मटेलिटी। ये अगला वीडियो देख लो, वीडियो नंबर जो 4 है हमारा, 4th चैप्टर, उसमें स्टार्टिंग में रहा है। क्या है, व्यूज थोड़े उसमें पढ़ने चाहिए, देखो सीधी सी बात है, सब अपने फायदा सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता आज के टाइम में। तो आगे बढ़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल हमने देखा, ये हमने देखा, मेथड देखी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखा, ये देखा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हमने पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल टेक्निक हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब ध्यान से सुनो बात को, क्या करोगे, पहले चैप्टर के पूरा वीडियो देखो, रिवीजन अच्छे से करो, सब चीज दिमाग में बिठाओ, कंसेप्ट वाली चीजें दिमाग में बिठाओ, और लर्न वाली चीजें मार्क करो, लर्न करनी है, क्या रीड करना है, क्या दिमाग में बिठाना है, क्या लर्न करना है। और बुक लेके बैठ जाओ, फोन उठाओ, लैपटॉप उठाओ, बुक लेके बैठ जाओ, तैयार हो जाओ। अब मुझे क्या करना है, ये देखते जाओ। आपने लिख दिया है, कंसेप्ट वाली बात है, कंसेप्ट वाली बात है, तो कंसेप्ट दिमाग में है, बोलो यस यस है, तो क्वेश्चन सॉल्व करो, खत्म बात, नहीं है तो रिवीजन वीडियो देखो, आगे बढ़ो। दूसरा, जो चीज रीड करनी है रीड करो, इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करो, बची हुई चीज कभी पढ़नी नहीं जिंदगी में। बस तीसरी चीज तो लर्न करनी है, लर्न करने वाली चीजों पे बहुत 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 ध्यान देना है आप लोगों को, समझ रहे हो मेरी बात को। जो चीज लर्न करनी है उस पर बहुत ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि वही वाली चीज जो एग्जाम में आपको लिखने के लिए आएगी, जो मैंने बताया उनमें से ही आएगा। उनको इतने अच्छे से लर्न करो कि एज इट इज जितना लिख पाओ। सब लोग एज इट इज नहीं लिख सकते, सबको पता है पूरा की पूरा। एक जो ऑडिट टीचर 50 साल से पढ़ा रहा है ना, वो भी नहीं लिख सकता। तो आपको सिर्फ उतना ही जो कीवर्ड जितने ज्यादा से ज्यादा आप याद रख सको रखना है। बस यही हमारा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स तक आ सकता है। जाओ अपनी पूरी मेहनत कर दो, और एक बात हमेशा मेरी याद रखना, एक विजडम, वो होता है ना विजडम वाली बात, लास्ट में कर देता हूँ। आपके जो
एफर्ट्स हैं और आपकी जितनी भी मेहनत है वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपकी जितनी भी मेहनत है, आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, वो आपका रिजल्ट बताएगी। वरना आपका जो रिजल्ट है ना, वो तो बता ही देगा कि आपकी मेहनत और एफर्ट्स कितने हैं।